वेलकम बैक टू गेयरहेड ऑफिशियल गाइस। हमारे साथ खड़ी है KTM की ड्यूक 250 और आज हम इस मोटरसाइकिल का ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। ये मोटरसाइकिल अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट हम बोल सकते हैं और काफ़ी एक अच्छे डिज़ाइन और काफ़ी पावरफुल इंजन के साथ ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी। और प्राइसिंग की भी अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी चीज़ें इसके अंदर आपको ऑफर भी होती है प्राइस के अकॉर्डिंगली। लेकिन आज हमने इसकी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको प्रोज कॉन्स, एक ओनर अगर इस मोटरसाइकिल को खरीदता है तो वो क्या क्या डिफिकल्टीज या कितना खुश है इस बाइक से। तो हम बुलाने वाले हैं अपने अज्जू भाई को जिनकी ये मोटरसाइकिल है। तो अज्जू भाई, बाइक दिखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रही है यार और मेरे को काफ़ी पसंद है ड्यूक 250। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इससे पहले आप कौन सी बाइक चला रहे थे? भाई इससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा भाई, जिस टाइम पे मैंने अपना यूट्यूब का करियर स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे मैंने ड्यूक 200 ली थी। अच्छा। BS3। फिर उसके बाद देन कुछ प्रॉब्लम आई थी तो मैंने उसको सेल कर दिया था। देन मैंने R15 ली थी क्योंकि वो जो बाइक थी ना भाई, लिटरली खर्चा भर भर के मांगती थी। R15 नहीं, ड्यूक 200। ठीक है। फिर उसके बाद में जब मेरी R15 थी, R15 चोरी हो गई। चोरी होने के बाद मैं बोला कि यार कुछ तो ऐसे, मतलब अगर बाइक लेनी ही है तो कुछ तो एटलीस्ट अपग्रेड किया जाए, अपग्रेड करा जाए। तो अपग्रेड में फिर मेरे को देन सबसे बेस्ट सेगमेंट में यही समझ में आई 250 सीसी के। देन मैं ये लेके आया। तो जब आपने ये मोटरसाइकिल परचेज करी तो इसका कहाँ से आपने परचेज करी, कितना प्राइस आपको इसका मिला? भाई जिस टाइम पे मैंने परचेज करी थी ना, उस टाइम पे मैंने परचेज करी थी अपना मोती नगर के अंदर शोरूम है KTM का, वहां से मतलब परचेज करी थी। और अप्रोक्स ये अपने को पड़ गई थी 2,45,000 हार्ड कैश। 2,45,000 रुपए की। तो 2.45 लाख रुपीस की ये मोटरसाइकिल ऑन रोड कॉस्ट कर रही है दिल्ली के अंदर। एंड ये आपने GST से पहले ली थी, GST के बाद? GST के बाद। GST के बाद ली है। अच्छा, तो GST के बाद आपको जो रेट मिलेगा वो 2.45 लाख रुपीस एक्स शोरूम ऑन रोड आपको मिल जाएगा। और वो भी आपने तो पूरा कैश में लिया। खैर, तो प्राइसिंग आपको ठीक मिल गई। सो कितना किलोमीटर चलाया आपने अभी इस बाइक को? अभी भाई फिलहाल में ये ज्यादा नहीं चली है। अप्रोक्स मतलब इसको वही अपना 1.5-2 महीने हुए हैं और 1.5-2 महीने में ये अप्रोक्स अपना 1500 किलोमीटर के समथिंग चली है। 1500 किलोमीटर चल गई। तो पहली सर्विस इसकी हो गई? पहली सर्विस हो गई। तो पहली सर्विस का कॉस्ट क्या आया और जब से आपने ली है इसको चलाने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? भाई अगर मैं बात करूं इसकी पहली सर्विस का कॉस्ट तो अप्रोक्स पड़ा था 2150 रुपए समथिंग। 2150। बट इसका जो ऐप है ना, मेरे को ये थोड़ा सा ग्लिच लगा। अच्छा। ऐप के अंदर जो इसका सर्विस कॉस्ट आया वो 1711 रुपए आए। अच्छा। और जो उन्होंने इनवॉइस बना के दिया वो बना के दिया 2150 रुपए का। 2150 रुपए का इनवॉइस आया और 1700 रुपए ऐप के अंदर है। हाँ, 1711 रुपए ऐप के अंदर है। तो मतलब ऐप के अंदर अपडेट नहीं हुआ या फिर उनका बिल ज्यादा आया? भाई मेरे को तो ऐसे ही लगा क्योंकि ये चीज मेरे एक इकलौते के साथ में नहीं हुई है, जो मेरे साथ में है ना उनके साथ में भी हुआ। मैंने एक बार सोचा भी था कि जाके भाई थोड़ा सा पता करूंगा कि ये है क्या, क्योंकि ये चीज तो जानने वाली बढ़िया चीज है। बट हुआ क्या, मैं एक शूट पे गया था, वहाँ पे मेरा जो ओरिजिनल इनवॉइस था वो खो गया। अच्छा। फिर मैं जा ही नहीं पाया। मैं बोला कोई बात नहीं, ये प्रोसेस करेंगे सेकंड सर्विस पे। सेकंड सर्विस पे ध्यान दोगे आप। तो अभी तक का आपका चलाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई नो डाउट, अगर चलाने के एक्सपीरियंस की बात करी जाए ना, कहीं से लेके कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, कभी कभी एक चीज लगती है कि अगर आप 250 सीसी के सेगमेंट में बाइक ले रहे हो ना, तो एटलीस्ट ट्रैक्शन कंट्रोल मतलब होना चाहिए। ट्रैक्शन कंट्रोल होना चाहिए। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे को 1-2 कमियां लगी। अगर उन कमियों में से पहले की बात करी जाए तो ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है, इस बाइक के अंदर नहीं आता है। ठीक है। सेकंड की अगर बात करी जाए कि भाई इसका जो फ्यूल इंडिकेटर है ना, वो पता है कैसा है, जैसे आप 80 तक चलाओ, 70-80 के बाद आने के बाद एकदम से 0 रेंज दिखा देगी। अच्छा। हाँ, जैसे अभी यहाँ पे आप इसको चालू करोगे, यहाँ पे रेंज दिखा रही है, अभी दिखा रही फिलहाल 190 की। आप थोड़ी सी दूर चलोगे ना, थोड़ी सी दूर जाते डायरेक्ट 170-150 पे आ जाएगी। मतलब इसका ये वाला इशू थोड़ा सा लगा। तो बेसिकली डिजिटल स्पीडोमीटर्स जो होते हैं उनके साथ ये एक प्रॉब्लम होती है। मेरी R15 के साथ भी यही है कि अगर बाइक मैंने फुल टैंक भी करा लिया, अगर मैं इसे खड़ी कर देता हूँ ना कहीं पे, तो उसके बाद अचानक से आधा टैंक हो जाता है और उसके बाद फिर नॉर्मल चलती है तो वापस से फुल टैंक हो जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम जनरली लोग ये फेस करते हैं कि जब टूरिंग वगैरह होता है ना, तब आपको ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम एक तो आपकी बाइक में है और फ्यूल कितना है उसको ना आपको दिमाग में रखना पड़ता है बेसिकली। तो फ्यूल मीटर उस तरीके से काम नहीं करता। इसके साथ में सिंपल सा हिसाब भाई मैंने ये करा है, जैसे ही 100 की रेंज आ जाए ना, वैसे ही फ्यूल अप करवा लो इसको। अच्छा। ठीक है, टैंक फिल करा लो, क्योंकि फालतू में रिस्क लेने वाला। फिर सबसे बड़ी चीज क्या है, इसके अंदर अपने जो फ्यूल इंजेक्टर वाली मोटर होती है, मोटर वगैरह अगर खराब हो जाए तो फिर वो एक मोटा खर्चा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स जो होती है उसमें बेसिकली 3 लीटर आपको मिनिमम रखना ही पड़ता है, ताकि आपका जितना भी बेसिकली टैंक का गंद या फिर पेट्रोल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो फ्यूल इंजेक्टर में ना आ जाए, अदरवाइज आपका फ्यूल इंजेक्टर खराब हो जाता है। तो इसलिए हमेशा 3-4 लीटर के ऊपर ही रखो आप पेट्रोल, तो वो ज्यादा बेटर है आपके बाइक के इंजन की लाइफ के लिए। ओके, सो आपको मतलब अब आप जैसे आपने इतना चलाया
चलाया, आपको इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और टायर्स वगैरह कैसे लगे अभी तक? भाई अगर बात करिए ना ब्रेक की, तो ब्रेक तो भाई देखो टॉप ऑफ द लाइन बोलूंगा मैं। केटीएम में कभी भाई इन चीजों की तो खैर प्रॉब्लम नहीं आती कि भाई ब्रेक में कोई दिक्कत आ रही है। वैसे फ्रंट में अपने को 4 पिस्टन कैलिपर देखने को मिल जाता है, रेयर में अपने को 2 पिस्टन कैलिपर देखने को मिल जाता है। लेकिन बट भाई अगर बाइट की बात करी जाए ना, इंस्टेंट रिजल्ट है, ब्रेकिंग बाइट काफी अच्छा है, एकदम इंस्टेंट रिजल्ट है। टायर्स है, टायर्स का भी भाई एकदम परफेक्ट है, कोई भी इशू ऐसा नहीं है कि भाई हाँ अपने को मतलब कहीं पे स्लिप कर रहा है समथिंग ऐसा। ग्रिपिंग आपको अच्छी मिल रही है, ग्रिपिंग अच्छी है, बस एक वो ट्रैक्शन कंट्रोल वाला जो था वो थोड़ा सा इशू है। एक चीज मेरे को केटीएम की काफी अच्छी लगी थी कि नया वेरिएंट आने के बाद में इन्होंने सीट हाइट को थोड़ा कम किया था, हाँ। है ना? तो आपकी हाइट कितनी है? भाई मेरी है 5.1। एक बार बैठ के दिखाओ भाई इस बाइक पे तो ये देखो भाई, ये देखो दोनों साइड से अपना टो टच हो रहे हैं। तो मतलब आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इस बाइक पे कंफर्टेबली बैठे हुए हो? कंफर्टेबली। इनफैक्ट मैं एक चीज बताऊंगा भाई, जिस टाइम पे मैंने ड्यूक 200 ली थी जनरेशन 3, उस पे मेरे पैर कैसे आते थे? वो थोड़ी सी पीछे को उठी हुई थी एक बाइक साइड से यहाँ पे पैर आता था मेरा, अच्छा, हाँ, और दूसरी साइड से टो टच होते थे, सिर्फ इतना आता था। तो बेसिकली इन्होंने ड्यूक जो नई वाली सीरीज आई थी, अपना 3rd जनरेशन बेसिकली जिसको हम बोलते हैं, इसमें सीट को थोड़ा सा और नीचे किया गया था ताकि शॉर्ट हाइट राइडर्स भी जो है वो इजीली इस बाइक के ऊपर बैठ पाए। और दूसरी एक सबसे बड़ी चीज है कि सीट हाइट कम करने का एक और वो था, रीजन था कि लॉन्ग टूर ना लोग केटीएम से बहुत ज्यादा करते थे, तो उनके लिए कंफर्ट एक और ज्यादा आ जाए, उसके लिए इसकी सीट हाइट को थोड़ा कम किया गया। और आप देख ही गए कि भैया बाइक की हाइट है 5'1", तो ये कितना कंफर्टेबली बैठे थे। मतलब अगर ये भी लॉन्ग राइड पे जाएंगे तो मेरे को नहीं लगता आपको कोई ऐसा दिक्कत आने वाली है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं एक चीज और दिखाऊंगा भाई, आप थोड़ा सा इसको देखोगे, इसीलिए ना मैंने धुलवाई नहीं है। अच्छा। इधर से ये चीज देखो, और अगर इस साइड से चैन वगैरह देखोगे ना, तो रियलिटी पूरी की पूरी मट्टी में सनी हुई है। उसका रीजन ये है कि ये मोस्टली रोड पे चलाने से ज्यादा मजा ही मेरे को ऑफ रोडिंग में आता है, ऑफ रोडिंग करने में आ रहा है। हाँ। तो भाई तो इसे अच्छे से यूटिलाइज कर ही रहे हैं यहाँ पे। इसके अंदर एक और अच्छी चीज है कि 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिल रहा है। हाँ। तो आपको अभी तक एवरेज कितनी मिली है? अभी तक एवरेज की अगर भाई बात करी जाए ना, 25 to 26 मैक्स। 25 to 26। और आपकी एवरेज स्पीड क्या होती है चलाने की? मतलब वही 70-80। 70-80। तो वैसे माइलेज जितनी भी होती है ये आपकी डिपेंड करती है, और काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं। अब हो सकता है भाई जो है उनका काफ़ी ट्रैफिक वाला एरिया हो, लेकिन अगर आप हाईवे वगैरह पे चलाओगे तो काफ़ी लोगों ने मेरे को हाईवेज वगैरह पे मैं बताऊं भाई, आपने सही चीज बोली है, क्योंकि जिस टाइम पे मैं इसको चलाता हूँ ना, मोस्टली क्या है, ये मैं अपने कोचिंग वगैरह ले जाने के लिए उस यूज के लिए रख रहा हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक होता है। बट एक दिन मैंने इसको पूरा का पूरा अपना जो कहते हैं ना कि मतलब लॉन्ग रूट पे चलाया था, ठीक है, तो उस टाइम पे 30 से प्लस ही एवरेज आ गई थी, ये मान लो। यही चीज के बारे में मैं बोलने लगा था कि मतलब ये बाइक जो है अगर हाईवेज वगैरह पे आप चलाते हो, कंपेयर टू 390 इसकी एवरेज ज्यादा ही आपको मिलेगी। हाईवे वगैरह पे इसकी एवरेज काफी अच्छी आपको मिल जाती है, और जैसे भाई बता रहे हैं कि 30 प्लस चला जाता है। एंड 15 लीटर का जो फ्यूल टैंक है ये आपको अच्छी खासी रेंज भी दे देगा, आपको बार बार जो है इसको रिफिल कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती है उतनी ज्यादा। तो भाई आपने तो अभी 1500 किलोमीटर, तो लॉन्ग राइड आपने कहाँ की करी? लॉन्ग राइड भाई अभी फिलहाल में कहीं की भी नहीं करी रियलिटी। एक बार सिर्फ गया था वृंदावन। अच्छा, तो वो एक लंबा स्ट्रेच आपने करा था। थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच था, उस टाइम पे एवरेज भी बढ़िया आ गई, बट फिर वही वाली चीज है, अपने हाथ में आने के बाद हाथी, फिर तो वापसी आते हुए हम यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए, वहां पे पूरा थ्रॉटल रगड़ दिया। बेसिकली यही चीज होती है कि जब आप मतलब आपके पास जब ऐसी मशीन होती है ना, तो आप चाहते ही हो कि भाई एक बार तो स्पीड अप करे ही, उसे उस तरीके से चलाया जाए, और बाइक को ना बाइक के हिसाब से थोड़ा फील भी किया जाए, क्योंकि यार अगर ऐसी मशीन ली है आप और उसको उस तरीके से चलाओ भी ना, तो फायदा भी नहीं लगता कभी कभी। मैं केटीएम के लिए एक चीज बोलूंगा, क्योंकि मैंने जनरेशन 3 भी चलाई हुई है, और जनरेशन 1 भी चलाई हुई है, और जनरेशन 3 में ओन कर ही रहा हूँ। तो भाई दोनों के बीच में एक डिफरेंस बोलूंगा, ये बाइकें हैं ऐसी कि जिस टाइम पे आप चलाओगे ना, ऑटोमेटिकली ना ये राइडर को पुश करती है कि खींच, बिल्कुल हल्का सा थ्रॉटल दे, मैं भागूंगी। ये बात तो है, केटीएम मतलब इतना एग्रेसिव, मतलब हमें तो पता ही है भाई केटीएम की पावर से कौन वाकिफ नहीं है। तो हमें ये चीज पता है कि भाई अगर केटीएम जैसी मशीन एक बार हाथ में आती है ना भाई, थ्रॉटल बिना दिए तो काम चलता ही नहीं, अपना अंदर से आती है वो चीज की, अंदर से फील आती है। मैं रियल बता रहा हूँ भाई, जो मैंने 70-80 की भी बताई है ना, वो मैंने थोड़ा सा ट्रैफिक वाले एरिया की बताई है, कि मतलब मैं 70-80 से तो वहां पे भी नीचे नहीं जाता। अच्छा, तो अब जैसे आपने इसे पिलियन बिठाया है, हाँ,
तो पिलियन को कैसा कंफर्ट रहा? आपने कभी उनसे पूछा कि मतलब वो अनकंफर्टेबली तो नहीं चलते? पिलियन को भाई मैंने जैसे मैं खुद भी एक बार हालांकि पिलियन में बैठा हूँ, मेरे को इतना अनकंफर्टेबल कभी फील नहीं हुआ। दूसरे का तो देखो सबका अलग हाँ, अलग बिल्कुल, अपना होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। बट मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो नो डाउट कंफर्टेबल सीट है, कोई भी इशू नहीं आता। हाँ, ज्यादा लॉन्ग रूट पे नहीं बैठा। लॉन्ग रूट पे अगर आप किसी भी बाइक पे बैठोगे ना, चाहे वो स्प्लेंडर ले लो, थोड़ा चाहे बहुत R15 ले लो, तो वहाँ पे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल बहुत फील कराएगी होता है, बिल्कुल बिल्कुल। बट लेकिन हाँ, सिटी में थोड़ा सा बाइक और रुक रुक के चलती है, जबकि नॉर्मल बाइक्स में यही होता है, सिटी में चलाने में बंदा ज्यादा थक जाता है चलाते वक्त, तो आपको थकावट वगैरह सच नहीं हुई उसके अंदर। तो मतलब सीटिंग कंफर्ट भी जो है वो राइडर और पिलियन के लिए, दोनों के लिए काफी ज्यादा बढ़िया है, राइट? प्यारा भाई। और बाकी फीचर्स वगैरह तो बाइक के अंदर मिल ही जाते हैं आपको। तो अजय भाई एक चीज और बताओ मेरे को कि सस्पेंशन कैसे लगे आपको इसके? भाई सस्पेंशन बटरी स्मूथ, मतलब सस्पेंशन जो है ना, WP एपेक्स के USD सस्पेंशन रहते हैं अपना फ्रंट में भाई, इतने सॉफ्ट है कि कहीं पे भी किसी भी पैच पे जा रहे हो ना तो ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं करा रहा है। ऐसा नहीं करता कि भाई हाँ अपने कंधे दर्द कर रहे हैं, हाथ दर्द कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बाइक के अंदर यार क्विक शिफ्टर भी आता है, तो बहुत बढ़िया चीज है। मतलब मेरी R15 में मैं बड़ा खुश हूँ, बहुत मजेदार टेक है। आपको इसका क्विक शिफ्टर कैसा लगा? आपका क्विक शिफ्टर जो है ना R15 में, उससे बहुत ऊपर है ये, क्योंकि इसके अंदर बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है इसके अंदर। हाँ, बिल्कुल। तो इसके अंदर क्या सिस्टम है, जिस टाइम पे भाई आप, मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो R15 है ना, आपके R15 में एक होगा, आप 5 से 6,000 RPM जाते हो, उसके बाद में क्विक शिफ्टर को यूज कर सकते हो। बट इस बाइक के अंदर क्या है, आप 3,500-4,000 RPM पे भी हो और आप क्विक शिफ्टर को यूज कर रहे हो, एकदम बटरी स्मूथ भाई, मतलब कहीं से लेके कहीं तक ऐसा नहीं आएगा कि हाँ हल्का सा भी जर्क फील करा रही है। बिल्कुल। R15 के क्विक शिफ्टर में थोड़ा जर्क है। हाँ। और KTM की बाइक्स में मैंने ये देखा है कि जब से ये 3rd जनरेशन आई है स्पेशली, इनका क्विक शिफ्टर बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया है, मतलब शिफ्टिंग करने में बहुत ही अल्टीमेट मजा आता है। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज और बताऊं भाई, मैं जनरेशन 1st और 3rd अगर दोनों को कंपेयर करूं, हीटिंग उसके अंदर अंत लेवल, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ। क्योंकि लोग KTM की हीटिंग से काफी ज्यादा परेशान रहते थे, तो भाई ने रिव्यू दे ही दिया आपका कि हीटिंग बिल्कुल भी नहीं, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं। जनरेशन 1st का जिन्होंने ऑन करी है वो बता सकते हैं कि भाई बहुत हद बेहद थी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, राइड बाय वायर। ठीक है भाई, इसका भी जो एक तरीके से कहा जाए रिस्पांस एकदम, मतलब कहते हैं ना कि भाई टॉप ऑफ द लाइन, पूरी सारी की सारी चीजें ना फुलफिल करती हैं। कहीं से भी जब आप कह रहे हो ना कि भाई हाँ मैं 2.5 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो उसका वर्थ निकाल के आप लेके आओगे, मिलेगा, ये तो है। हाँ, बस ये 2-3 चीजें छोड़ के, जैसे कि एक और ऐड करना चाहूंगा, इसकी लाइट। अच्छा, लाइट, हेडलाइट भाई, हेडलाइट का अगर रिस्पॉन्स बताओ ना, रियलिटी ऐसा है कि आप हाईवेज वगैरह पे तो छोड़ दो, ऑफ रोडिंग वगैरह पे तो छोड़ दो, आप नॉर्मल सिटीज में भी नहीं चला सकते, इतना गंदा है मतलब। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आपको मिल गया। अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये जरूर देखना कि भैया इसकी हेडलाइट जो है उसका थ्रो उतना ज्यादा आपको बेटर नहीं मिलेगा, लगानी ही पड़ेगी एक्सटर्नल। तभी लोगों को मैंने देखा है कि वो फॉग लाइट जनरली यूज करते हैं अपनी KTM की बाइक्स में। मोस्टली जो भी मतलब अपना नाइट में चला रहा है ना, या फिर थोड़ा सा डार्क स्पॉट डार्क एरिया में चला रहा है, तो वहां पे वो जनरली अपना ना एक्सटर्नल लाइट लगा के ही चलेगा इस बाइक के ऊपर। और ये सिर्फ इसमें नहीं है, ये जनरेशन 3rd में भी था, 2nd में भी था और 1st में भी था। ओके, तो ये एक पॉइंट है कि भैया आप नोट कर लो, एक नेगेटिव तो आपको बता दिया। इसके अलावा कोई और नेगेटिव आपको लगता है बाइक के अंदर? इसके अलावा कुछ नहीं, देखो छोटे मोटी चीजें। बाकी आपने ट्रैक्शन कंट्रोल का बताया था कि वो होना चाहिए, हो गया ये अपना, ये हो गया क्या कहते हैं, लाइट हो गई। सेकंड पॉइंट ये होगा, थर्ड जो फ्यूल का इंडिकेटर है, बट हाँ, वो अपने लिए नहीं है। उसका रीजन क्या है, अपने को पता है कि भाई चलानी अपने को ही है, किसी को देनी है नहीं। तो टैंक फुल है तो भी अपना ही है, हाफ है तो भी अपना ही है, खत्म हो गया तो भी अपना। बट ये चीज है कि ये वाला जो ग्लिच है ना, ये बहुत कॉमन है और काफी सारी मोटरसाइकिल्स में हो, तो कंपनी को जनरली इस चीज को देखना चाहिए। और अगर इतना ज्यादा आ जाता है तब ज्यादा मेजर प्रॉब्लम होगी। थोड़े बहुत का आपको पता है कि भैया 1 बॉक्स डाउन हो गया, 2 बॉक्स डाउन हो गए तो आपको पता है, लेकिन अगर बिल्कुल ही नीचे चला जाता है ना, तब होती है प्रॉब्लम, तब आप समझ नहीं पाओगे। इसके साथ में एक चीज और है, जैसे मैं जनरली इसमें करता क्या हूँ, इसमें 550 के आसपास का पेट्रोल डलाता हूँ, 550 रुपए का पेट्रोल डलाता हूँ, हाफ टैंक, क्योंकि इतना अपने लिए बढ़िया है। हाँ, अब क्या होता है, हाफ टैंक पे ये बाइक जिस टाइम पे एवरेज दिखाएगी उस टाइम पे दिखाएगी अप्रोक्स 270 के आसपास की रेंज। अच्छा, रेंज दिखाएगी 270 की, लेकिन मेरे को पता है ये 100 से
और 120 के बीच में 0 दिखा देगा मीटर। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मतलब एवरेज जो ये रेंज दिखाता है ना, वो तो टोटली 0 दिखाता है। कोई ना कोई ग्लिच है, हाँ उस पे ग्लिच है। हाँ। इसके अलावा कोई आपको ऐसी लगी कि मतलब बाइक के अंदर सपोज अगर जनरेशन 3 आती है और आपको ऐसा लगता है कि कोई एक चेंज होना चाहिए या कुछ ऐड ऑन होना चाहिए, तो आप क्या कंसीडर करोगे? जनरेशन 4 आती है तो अगर 4th आती है तो जनरेशन 4 आती है ना भाई, मैं कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज कहूंगा, एक तो ट्रैक्शन कंट्रोल होना चाहिए। देखो मैं एक चीज आता हूँ, KTM मशीन ऐसी है, मैंने आपको भी बोला बिल्कुल, कि ये राइडर को पुश करती है कि खींच। बिल्कुल, मैं सपोर्ट में हूँ, ठीक है। जिस टाइम पे आप रोड पे चल रहे हो, या फिर मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऐसे एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि हम किसी ऐसे एरिया पे हैं जहाँ पे हल्का सा लीन आ रहा है और उसके साथ में वहाँ पे पानी गिरा हुआ है। आप जैसे ही थ्रॉटल दोगे ना, क्योंकि हमेशा लीनिंग के टाइम पे आप डाउन गियर में चलोगे, जैसे आप थ्रॉटल दोगे बाइक 100% स्लिप करेगी, निकलेगी। चांसेस है बिल्कुल। या तो आप उस टाइम पे उस लेवल के प्रो हो कि आप संभाल लो, अदरवाइज पटकेगी ही पटकेगी। और यही एक रीजन है कि इस बाइक को छपरी बोला जाता है, क्योंकि हर किसी से इसकी पावर कंट्रोल नहीं होती। तो बेसिकली 390 के अंदर काफी सारे टेक दे रखे हैं, तो अज्जू भाई का मानना ये है कि अगर वो सारे टेक जैसे कॉर्नरिंग, ABS हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, वो सारी चीजें अगर इसमें भी आ जाए ना, तो काफी ज्यादा एक बढ़िया चीज हो जाएगी। रेट बढ़ा दो, प्राइस बढ़ा दो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखो एक चीज आता हूँ, KTM है, KTM की बाइक 250 सीसी की 2.5 लाख में आ रही है, यहीं पे 2.5 लाख में आपकी R15 आ रही है। दोनों के अंदर मोटा मोटी 100 सीसी का फर्क है, लेकिन वो बाइक ऐसी है कि उस बाइक के अंदर सारी की सारी चीजें फुलफिल करती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर सिंगल में चल रहे हो तो कभी भी आप ऐसा नहीं होगा कि निराश हो रहे हो कि भाई हाँ मैंने ये बाइक लेके गलती करी। बिल्कुल, ये चीज सही है। और ये बाइक है, इस बाइक के अंदर क्या है, अगर आप भाई हाँ थोड़ा सा ये एक चीज क्या है, ये भी सेम रेंज में आती है, वो भी सेम रेंज में आती है, बट ये थोड़ा सा खर्चा कराती है। ये खर्चा किस चीज के लिए कराती है, क्योंकि अगर वो 2 है तो वो 20 है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वही है कि थोड़ा आपको इंजन भी ऑब्वियसली बेटर मिल रहा है, पावर ऑब्वियसली थोड़ी सी ज्यादा मिल रही है, लेकिन उस पावर को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ी सी चीजें चाहिए होंगी, ये भाई का मानना ये है। तो भाई ये था आपके लिए KTM Duke 250 का एक फुल फ्लेश्ड ओनरशिप रिव्यू, जो कि अज्जू भाई ने हमें दिया और टाइम निकाल के सारी चीज़ें इस बाइक के बारे में बताई। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। क्वेश्चन अगर आपका कुछ भी है ड्रॉप डाउन करो कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।